नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल डीसी ज्योग्राफी क्लासेस में। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच जाए। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। इंडियन ज्योग्राफी का कंप्लीट PYQ सीरीज पार्ट 3, पार्ट 1 और पार्ट 2 हम लोगों ने कर चुके हैं। आज हम लोग पार्ट 3 करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर। निम्नलिखित में से कौन सी नदी डेल्टा का निर्माण नहीं करती है? ऑप्शन ए महानदी, बी कावेरी, सी नर्मदा और डी कृष्णा। तो यहाँ पूछा है डेल्टा का निर्माण नहीं करती। पार्ट 2 में देखे थे कि उसमें एक प्रश्न आया था जिसमें ये पूछा गया था कि कौन सी नदी एस्चुरी का निर्माण नहीं करती है, और इस प्रश्न में पूछा है कौन सी नदी डेल्टा का निर्माण नहीं करती है। तो फिर से हम लोग एलिमिनेट कर देंगे कि जो नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं वो डेल्टा बनाती हैं, और जो नदियाँ अरब सागर में गिरती हैं वो एस्चुरी बनाती हैं। तो यहाँ देखते हैं महानदी, ये तो डेल्टा का निर्माण करती है जो कि बंगाल की खाड़ी में गिरती है। कावेरी भी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। नर्मदा तो भाई बंगाल की खाड़ी में नहीं, ये तो अरब सागर में गिरती हैं, और ये डेल्टा ना ही बनाती है बल्कि ये एस्चुरी बनाती हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा करेक्ट? ऑप्शन नंबर सी, नर्मदा नदी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 ये रहा। चंबल नदी निम्नलिखित राज्यों में से किस समूह से होकर गुजरती है? कौन से राज्य से चंबल नदी गुजरती है? ये पीजीटी में पूछा जा चुका है। ठीक है, तो आपके पास ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश और बिहार। तो सबसे पहले इसमें देखिए कि चंबल नदी निकलती कहाँ से है, और ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है कि अरब सागर में गिरती है। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं। जो चंबल नदी है ये यमुना की एक सहायक नदी है। ठीक है, और ये जो मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश में एक इंदौर डिस्ट्रिक्ट है, ज़िला है, और इंदौर ज़िला में एक मानपुर नामक स्थान है, और वही मानपुर स्थान में एक पहाड़ी है जिसका नाम है जानपाव पहाड़ी, और वहीं से ये नदी ऑरिजिनेट होती है, निकलती है, और मध्य प्रदेश से होकर ये फिर राजस्थान के साथ और मध्य प्रदेश के साथ एक कुछ दूर तक ये सीमा बनाती है। मध्य प्रदेश और राजस्थान के बीच ये नदी सीमा बनाती है। उसके बाद उत्तर प्रदेश में जाकर ये यमुना नदी में मिल जाती है। ठीक है, तो यमुना नदी में जहाँ मिलती है ना, उस जगह का नाम है मुरादगंज। ठीक है, यूपी में पड़ता है मुरादगंज, वहीं जाकर चंबल नदी यमुना में मिल जाती है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर कौन सा? बी, यूपी, MP और राजस्थान। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। अब यहाँ एक कुछ फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, शायद आप कर पाए नहीं कर पाए ये मुझे नहीं पता, बट इसमें कुछ फैक्ट है जिसे आपको याद कर लेना हो अगर नहीं पता हो तो। भारतीय प्रवाल शैलों यानी कोरल रीफ का अनुमानित क्षेत्र कितना है? यानी कि जो भारतीय क्षेत्र में प्रवाल पाए जाते हैं उसका क्षेत्रफल कितना है, प्रश्न ये पूछ रहा है। ठीक है, तो ये फैक्ट है, तो इसको याद रखिएगा। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, 2383.87 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र भारत में पाया जाता है जो कोरल रीफ है। ठीक है, इससे रिलेटेड आपको कुछ कुछ जानकारी पता होनी चाहिए कि कोरल के फॉर्मेशन के लिए जो टेम्परेचर है
वो 18 to 20 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए, आइडियल माना जाता है, ठीक है। और जो सी होते हैं, सागर होते हैं, वो ज़्यादा डीप नहीं, ये उथला सागर में जनरली बनते हैं और ये शायद उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में अधिकांशतः इसका फॉर्मेशन देखने को मिलता है, ठीक है, जहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा कम भी नहीं होता है और एक्सट्रीम भी नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। अब यहाँ पूछा है ताप्ती नदी का उद्गम स्थल, ठीक है, कहाँ है? तो दंडकारण्य, ताल कावेरी, लिम्बक पठार या मुल्ताई। तो आप अपना आंसर दीजिए। तो जो ताप्ती नदी है, यह नदी मध्य प्रदेश के बैतूल जिला, मध्य प्रदेश में एक जिला है जिसका नाम है बैतूल, वहाँ एक मुल्ताई नामक स्थान से यह नदी निकलती है, ठीक है। और महाराष्ट्र और गुजरात होते हुए ये खंभात की खाड़ी में अपना जल को विसर्जित करती है। और इसी ताप्ती नदी के किनारे एक गुजरात का बहुत ही महत्वपूर्ण शहर जो सूरत है, वो इसी नदी के किनारे बसा हुआ है। और जो ताप्ती नदी है, ये डेल्टा ना बनाकर एस्चुरी बनाती है, और एस्चुरी भी बनाती है तो वही सूरत जो शहर है उसके आसपास के क्षेत्रों में ही ये एस्चुरी का निर्माण करती है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, मुल्ताई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। ये भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और थोड़ा सा लॉजिकली है, समझना होगा आपको प्रश्न को ध्यान से। यद्यपि प्रायद्वीपीय पठार की सामान्य ढाल पूर्व की ओर है, लेकिन फिर भी कुछ नदियां पश्चिम की तरफ बहती हैं, ठीक है। इसकी पहचान करें, यानी कि कौन कौन सी नदियां हैं जो पूरब की ओर ना बहकर पश्चिम की ओर बहती हैं। तो पहला ऑप्शन देखते हैं कावेरी। कावेरी तो होगी नहीं, क्योंकि ये कहाँ बंगाल की खाड़ी में जल प्रवाहित करती है, विसर्जित करती, तो ये कट गया। ब्रह्मपुत्र और गंगा, ये भी नदियाँ बंगाल की खाड़ी में ही जल प्रवाहित करती थी, ये भी कट गया। अब बचा नर्मदा और ताप्ती से। तो नर्मदा और ताप्ती ये तो अरब सागर में गिरती है ना, और ये अगर अरब सागर में गिरती हैं तो ये नदियाँ स्वाभाविक है कि पूरब की तरफ नहीं बल्कि पश्चिम की तरफ प्रवाहित होती हैं। तो सही का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, नर्मदा और ताप्ती। अगर डी में देखिएगा तो महानदी और कृष्णा ये भी बंगाल की खाड़ी में मीन्स पूरब की तरफ प्रवाहित होती है, तो ये भी नहीं होगा। तो करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, नर्मदा और ताप्ती। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। भारत की प्रायद्वीपीय नदियाँ निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? ये प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं। कभी इससे रिलेटेड नदियों के नाम पूछ लिए जाते हैं, तो कभी उसका प्रकार पूछ लिया जाता है। तो जो प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ हैं वो किस प्रकार की नदियाँ हैं? प्रवर्ती अपवाह का, प्रत्यानुवर्ती अपवाह का, नवानुवर्ती अपवाह का और अनुवर्ती अपवाह का। तो आप अपना आंसर बताइए क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक है, अनुवर्ती नदियाँ। तो अब अनुवर्ती नदियाँ होती क्या है, किसे कहेंगे हम अनुवर्ती नदियाँ? तो सिंपल है कि जो नदियाँ एक ढाल को फॉलो करते हुए प्रवाहित होती हैं, यानी कि ढाल का अनुसरण करते हुए उसी दिशा में बहती हैं, तो उसे हम लोग अनुवर्ती नदियाँ कहते हैं। और चूँकि प्रायद्वीपीय भारत की बात कर रहा है, तो प्रायद्वीपीय भारत का अधिकांशतः जो भाग है वो पठारी है, और पठारी भाग का ढाल जिधर होगा नदियाँ उधर ही प्रवाहित होंगी, ठीक है। आसानी से पठारी भाग को नदियाँ काट नहीं पाती हैं, तो उसका ढाल का अनुसरण करते हुए बहती है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इससे हर बार एक ना एक क्वेश्चन पीजीटी ले लीजिए आप, चाहे तो टीजीटी पूछा ही जाता है। ये फेवरेट क्वेश्चंस है पीजीटी और टीजीटी के लिए, ठीक है। तो क्या हो, प्रश्न क्या है?
रचना दोआब किन नदियों के मध्य अवस्थित है। अब ये दोआब क्या होता है, तो पहले आप अपना आंसर बताइए क्या होगा, उसके बाद इसके ऊपर चर्चा करते हैं। तो आई होप कि आप लोग अपना आंसर मार्क कर लिए होंगे। तो अब देखते हैं हम दोआब पहले होता क्या है। तो जब कोई भी दो नदियाँ आपस में मिलती हैं तो वो दोनों नदियों के मिलने के जगह से पीछे जिधर वो नदियाँ दोनों पैरेलल आके मिली, मतलब दो नदियों के बीच का भाग हम कह सकते हैं कि दोआब कहलाता है। ठीक है, इसको हम आपको एक पिक्चर के माध्यम से बताने का प्रयास करते हैं। जैसे ये रहा आपके पास, देख लीजिए इसमें कि एक इधर से सतलुज नदी बह रही है, यहाँ ब्यास है, यहाँ रावी है, और ये चेनाब है, और फिर इधर झेलम है, और इधर से फिर क्या है, सिंधु। ठीक है, अब यहाँ प्रश्न में चूंकि पूछा है रचना दोआब, ठीक है, तो जो रचना दोआब है, अब यहाँ से देखते हैं हम, जो सतलज और ब्यास नदी के बीच जो दोआब का निर्माण होता है उसे हम बीस्ट दोआब कहते हैं। ठीक है, और जो व्यास और रावी नदी के बीच, व्यास और रावी नदी के बीच जो दोआब का निर्माण होता है उसे बारी दोआब कहते हैं। ठीक है, और रावी और चेनाब के बीच जिस दोआब का निर्माण होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, रचना दोआब। आई होप समझ आ गया होगा। अब एक चेनाब और झेलम के बीच एक छाछ दोआब पाया जाता है। ठीक है, तो प्रश्न में पूछा है कि रचना दोआब किन दो नदियों के मध्य, तभी आपको यहाँ बताएं कि रावी और चेनाब। तो रावी और चेनाब ऑप्शन नंबर किस में है, तो ऑप्शन नंबर बी में है, तो बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी की ऊंचाई कितनी है। अब ये भी फैक्ट है, जो सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला है इसकी सबसे ऊंची पहला है कि कौन है, और अगर नाम पता चल जाए तो फिर उसकी ऊंचाई कितनी है, प्रश्न ये पूछ रहा है। ठीक है, तो सतपुड़ा जो पर्वत श्रृंखला है, आपको पता होगा कि इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन है, धूपगढ़। और धूपगढ़ की ऊंचाई कितनी है, तो 1350 मीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी 1350 मीटर, ये हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ये कुछ फैक्ट हैं जिसे आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। काराकोरम पर्वत का सबसे ऊंचा शिखर, ये भी एक फैक्ट ही है, आपको ध्यान रखना होगा कि जो काराकोरम है श्रृंखला, पर्वत श्रृंखला, इसकी सबसे जो ऊंची शिखर है कौन सी है, तो बताइए आप अपना आंसर। तो जो काराकोरम श्रृंखला है इसे बैकबोन ऑफ एशिया के नाम से जाना जाता है, एशिया का मेरुदंड के नाम से जाना जाता है। अब काराकोरम की सबसे जो ऊंची चोटी है या सबसे ऊंची जो शिखर है उसे हम लोग केटू कहते हैं। क्या कहते हैं, केटू। अब इसकी हाइट कितनी है, तो इसकी हाइट को भी आपको ध्यान रखना है, 8611 मीटर। कितना, 8611 मीटर। ठीक है, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। आज का लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। अब गंगा नदी की डेल्टा किस प्रकार की डेल्टा का उदाहरण है। अब डेल्टा का भी अलग अलग प्रकार होता है, तो उसमें से जो गंगा नदी का डेल्टा है वो किस प्रकार का है। क्या वो पक्षी पंजा डेल्टा है, क्या वो ज्वारनद मुखी डेल्टा है, क्या वो चापाकार डेल्टा है, या फिर वो रुंडित डेल्टा है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आप बताइए। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, चापाकार है। तो भाई पक्षी पंजाकार डेल्टा कौन सी है,
तो विश्व में एक बहुत ही फेमस नदी है मिसिसिपी। आपको ध्यान होगा, आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि जो मिसिसिपी नदी है उसका आकार पक्षी पंजा डेल्टा का आकार है। मतलब वो जो डेल्टा बनाती है उसका आकार पक्षी के पंजे के आकार का है। तो ये नदी किस महाद्वीप में है? कमेंट बॉक्स में इसका बताइएगा। अब एक आता है ज्वारनदमुख। तो ज्वारनदमुख अभी हम लोगों ने चर्चा किया था कि जो नदियाँ अरब सागर में गिरती हैं वो क्या बनाती है? एस्चुरी। तो इधर नर्मदा हो गई, ताप्ती हो गई। अगर एक कनाडा की नदी है जिसका नाम मैकेंजी है, एशिया में एक ओब है, और यूएसए की हडसन नदी, ये सब जो है ज्वारनदमुख डेल्टा बनाती है। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा। ये थी आज की हमारे सेशन। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हमारा एक टेलीग्राम चैनल है जिसका लिंक हमने आपको यहाँ उपलब्ध करवा दिया है। अगर आप चाहते हैं कि इस वीडियो का आप PDF मिले आपको, तो आप इस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको ये PDF अवेलेबल है, कोई चार्जेस नहीं है। आप आइए, आपका वेलकम है हमारे टेलीग्राम ग्रुप में और हमारे यूट्यूब चैनल में भी। तो थैंक यू सो मच।